हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जो कि आपके लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट 24/7, दैट टू विदाउट एनी काइंड ऑफ पेड सब्सक्रिप्शन। मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आपका इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो कि है एक पार्ट 3 किसके बारे में, इंडियन जुडिशरी के बारे में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इनोवेशंस के बारे में कि क्या क्या है हमारे 75 साल जो अमृत महोत्सव हो चुका है, तो इन 75 ईयर्स में जो जुडिशियल प्रोसीजिंग है, ठीक है, वो कैसे चेंज होती है और जस्टिस को हम ग्रास रूट लेवल पे इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और कई हद तक तो हम सक्सेसफुल भी इस चीज में हुए हैं। 100% ऑफकोर्स नहीं हुए क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, डाइवर्सिटी है, बट हाँ इस और जो जस्टिस जो है ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने के लिए हम लोग अग्रिम है और हमने काफी हद तक जो चेंजेस करे हैं वो काफी सक्सेसफुल भी रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इनोवेशंस में देखेंगे हम बेसिकली सबसे पहले प्रोसीजर्स के बारे में कि कुछ ऐसे प्रोसीजर्स जो हैं जो चेंज हुए हैं, साथ साथ कुछ ऐसे नए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स के बारे में, कुछ ऐसे नए कोर्ट्स के बारे में जो एस्टैब्लिश करे गए। तो चलिए विदाउट एनी काइंड ऑफ फर्दर वेट चालू करते हैं हम आज का वीडियो। सबसे पहले जब मैं बात करता हूं तो प्रोसीजर्स के बारे में बात करते हैं कि प्रोसीजर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, मैं बात करूंगा प्रीवियसली कि पहले क्या होता था। सबसे पहले फॉलो होता था लोकस स्टैंडाई। ये एक लैटिन टर्म है, ठीक है। लोकस स्टैंडाई का मतलब बेसिकली आसान भाषा में ये हो जाएगा कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ है, ठीक है, तो उसी पर्सन को क्या करना पड़ेगा, जाके सुप्रीम कोर्ट में फाइल करनी पड़ेगी। आपकी जो दाखिल है, जो भी आपका केस है, वो उसी पर्सन को करना पड़ेगा, कोई और पर्सन इसको नहीं कर सकता। ये सबसे पहली चीज थी। दूसरा आता है क्या, एविडेंस के मामले में। पहले क्या हुआ करता था कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन हुआ है, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है या किसी भी टाइप से जो आपकी लीगल राइट हो गई, लीगल राइट तो नहीं, ऑफ कोर्स फंडामेंटल राइट्स के बारे में यही है बेसिकली, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एविडेंस शो करना पड़ेगा कि भाई मेरे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हुआ है। जो अक्यूज्ड है उसको ये प्रूफ नहीं करना पड़ेगा कि वो गिल्टी है, बेसिकली ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जो अक्यूज है वो गिल्टी है। अक्यूज अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता, ठीक है, तो आप ही क्या करेंगे, अपने आप से एविडेंसेस जुगाड़ेंगे, जो भी एविडेंसेस है वो सामने लेकर आएंगे, पुलिस की हेल्प नहीं ले सकते। फिर बाद में अगर इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर अगर सुप्रीम कोर्ट दे देता है तो जाहिर सी बात है, बात अलग है, ठीक है। तीसरा आता था प्रोसीजर या प्रोसेस ले लीजिए। जो भी प्रोसेस था बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने का, वो बहुत ही पेचीदा हुआ करता था, बहुत ही क्या होता था, कॉम्प्लिकेटेड होता था। और अगर इस पर्टिकुलर प्रोसीजर में जरा सी भी गलती आती थी तो उस केस को डिसमिस कर दिया जाता था। मतलब सीधे सीधे क्या होगा, उसको हटा दिया जाएगा, उसमें से कोई भी जो चीज है वो एडमिसिबल नहीं मानी जाती थी और केस को पूरा रद्द या खारिज कर दिया जाता था। तो ये 3 चीजें हुआ करती थी पहले के टाइम पे हमारे यहाँ पे, कि जो पहले जो हमारे प्रोसीजर हुआ करती थी वो इन 30 चीजों को फॉलो करती थी। तो जब लोकस स्टैंडाई के बारे में बात करते हैं, ये प्रोसीजर जब चेंज होता है तो हमारे सामने एक केस देखने को मिलता है, क्या, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, 1982 का ये केस होता है और इसमें बेसिकली क्या होता है, जो ये लोकस स्टैंडाई होता है इसको बदल दिया जाता है, ठीक है। अब इसमें ये बोला जाता है कि किसी भी इंसान की अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है या उनका वायलेशन होता है तो कोई भी दूसरा पर्सन या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जो है जो काम कर रहा है या कोई भी मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी है, वो भी क्या कर सकती है, उस पर्टिकुलर फाइल को केस कर सकती है, केस को जो है वो फाइल कर सकती है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में ऐसा जाके इंफॉर्मेशन दे सकती है या केस फाइल कर सकती है कि भाई साहब एक्स पर्सन या वाई पर्सन, एक्स का तो छोड़ो, हो जाए सलाह, वाई पर्सन जो है, ठीक है, उसका फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है किसी के एक्स पर्सन के द्वारा, और ये जो केस है ये आप एडमिट करिए और उसके बारे में कुछ करिए, ठीक है। तो लोकस स्टैंडाई खत्म होता है किससे, आपके पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस का ईयर क्या था, 1982। जब हम एविडेंसेस की बात करते हैं तो एविडेंसेस में हमको एक और केस देखने को मिलता है, बंधवा मुक्ति मोर्चा वर्सेस अगेन यूनियन ऑफ इंडिया, 1983। ये जो है बेसिकली बंधवा मुक्ति, समझिए पहले बंधवा होता क्या है। अगर आपने
सुना होगा तो एक टर्म आता है बंधुआ मजदूरी, मतलब बॉन्डेड लेबर। इसमें क्या करते थे, लोगों को परमानेंटली अपना लेबर बना लिया करते थे, कुछ ऐसी कंडीशंस उनके सामने क्रिएट कर दिया करते थे जिससे कि वो उस पर्टिकुलर लेबर से कभी फ्री ही नहीं हो पाते थे। तो एक मोर्चा बना बंधुआ मुक्ति मोर्चा, जो बेसिकली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया होता है। उसमें ये लोग बोलते हैं कि भाई साहब अगर एक बंधुआ मजदूर है जिसकी फंडामेंटल राइट्स, जिसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है बेसिकली, ठीक है, जो कि अगेन आपके सीधा सीधा फंडामेंटल राइट्स का हनन है, तो वो इंसान कैसे अपना एविडेंस जो है पेश कर सकता है, वो कैसे करेगा, बोलेगा कि भाई साहब जो है मैं इतना गरीब आदमी हूं, कैसे एविडेंस में जो है सामने लेकर आऊंगा। प्रोसेस की जब हम बात करने जाते हैं, जो कॉम्प्लिकेशन था प्रोसेस में वो अगेन हटाया जाता है। किससे? एक नई चीज लेकर आई जाती है इंडिया में जिसको बोलते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, इसके ये बेसिकली सब्जेक्ट ओरिजिनेट होता है यूएसए में 1960 के दौरान। ठीक है, इंडिया की जब हम बात करते हैं तो उसके पायनियर्स हम जस्टिस PN भगवती और जस्टिस कृष्णन अय्यर को मानते हैं। ठीक है, इन लोगों ने क्या करा था, एक ऐसा प्रोसीजर में चेंज लेकर आए थे कि अब प्रोसेस जो है वो आपको कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो इवन बाय सेंडिंग अ पोस्ट कार्ड एड्रेस टू द सुप्रीम कोर्ट, और उसमें आप केसेस बता सकते हो, तो इवन दैट इज एडमिसिबल इन कोर्ट। मतलब क्या कर सकते हो आप, इवन पोस्ट कार्ड भेज के अपना केस फाइल कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। तो प्रोसीजर जो है वो PIL के थ्रू जो है वो इतना ईजी कर दिया था। PIL की मैं बात करता हूं तो ये हमेशा बहुत ही प्राइमरी स्टेज होती है किसी एक पर्टिकुलर केस के बारे में, जिसमें केस की डिटेल्स होती हैं और जो भी इससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्शंस होते हैं वो इसमें देखे जाते हैं। कोर्ट क्या करता है, इस PIL को देखता है और समझता है, फिर एक मिनट उस पर थोड़ा बहुत डिस्कशन करता है वकील के साथ और जो है दूसरे जो ऑपोजिट वकील के साथ, और अल्टीमेटली जज इसको क्या बोलता है, अलाउ कर देता है। अगर वो सही होती है तो इस चीज को क्या कर देगा, अलाउ कर देगा कोर्ट में एडमिसिबल होने के लिए, और वो PIL के बेसिस पे क्या होगा, केस दायर कर लिया जाएगा। अगर ये PIL एज अ पब्लिसिटी स्टंट माना जाता है या कोर्ट इसको डिसाइड करता है कि नहीं बस ये जो PIL है करेक्ट नहीं है, जबरदस्ती दाखिल कर दी गई है, तो ऑफकोर्स सी बात है इस PIL को एडमिसिबल नहीं कर दिया जाएगा और ये केस वहीं का वहीं डिसमिस हो जाता है। PIL के हमको बात करते हैं, अगेन थोड़ा सा देख लेते हैं। यूएसए में ओरिजिनेट होता है 1960s के दौरान। इंडिया में इसको जस्टिस PN भगवती, जस्टिस कृष्णन अय्यर लेकर आते हैं। ठीक है, और यही इनके पायोनियर्स माने जाते हैं, खास करके जस्टिस PN भगवती। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इनोवेशंस के बारे में, जो डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इनोवेशन ऑल्टरेशन के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे लोक अदालत के बारे में। लोक अदालत की बात करते हैं तो दो शब्द से मिलता है क्या, एक तो लोक और अदालत। ठीक है, लोक का मतलब हो गया लोग हो गए, मतलब पीपल हो गए, और अदालत ऑफ कोर्स सी बात है जुडिशरी कोर्ट कचहरी की बात हो जाती है। तो इट्स अ फोरम वेयर केसेस पेंडिंग इन कोर्ट एट प्री लिटिगेशन स्टेज आर कॉम्प्रोमाइज्ड और सेटल इन एमिकेबल मैनर। ठीक है, मतलब पहले तो सबसे बात ये एक स्टेज है, ये एक परफॉर्मेंस, एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है जहां पे लोगों को मौका मिल जाता है अपना केस सॉल्व करने का। केस, और वो केस कैसे होते हैं, केसेस आर पेंडिंग। ठीक है, दैट मींस उनमें कोर्ट में अभी उनको एडमिशन नहीं दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोर्ट के और जुडिशरी के ऊपर क्या है, बहुत ही ज्यादा वर्कलोड है। तो कई बार टाइम लग जाता है कि भाई हमारा कोर्ट एडमिसिबल अभी नहीं हुआ, हमारा केस जो है कोर्ट में एडमिसिबल अभी नहीं हुआ है। ठीक है, वेयर केसेस पेंडिंग इन कोर्ट एट प्री लिटिगेशन स्टेज। ठीक है, एट प्री लिटिगेशन स्टेज मतलब अगेन PIL दाखिल करने से पहले की बारी आ जाती है और उसको एडमिट करने से पहले की बारी आ जाती है। तो उस स्टेज पे बेसिकली क्या होता है, ये कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि क्या होते हैं, लोक अदालत को रिफर कर दिए जाते हैं। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज होता है या सेटल होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली उसमें कोई भी टाइप की पनिशमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो लोक अदालत में क्या होगा, पनिशमेंट नहीं मिलेगी। अगर पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो ये किस टाइप का कोर्ट हो गया, ये सिविल नेचर का कोर्ट हो गया। याद करिए हमने बात करी थी सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के बारे में, सिविल नेचर ऑफ केसेस और क्रिमिनल केसेस के बारे में। तो सिविल केसेस में क्या होता है, फिजिकल पनिशमेंट नहीं मिलती, तो यहां पे भी क्या हो रहा है, कॉम्प्रोमाइज है, सेटलमेंट हो रहा है। तो दैट मींस यहां पे कोई किसी को सजा नहीं मिल रही है, किसी को कोई भी टाइप की फिजिकल पनिशमेंट नहीं मिल रही है, तो उस केस में क्या हो गया, एक सिविल नेचर का हो जाता है कोर्ट। ठीक है, इन एमिकेबल मैनर मतलब दोनों में क्या होना चाहिए, समझौता होना चाहिए, दोनों में एक दूसरे को एग्री होने चाहिए। ठीक है, चलो बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल, ये किस पे बेस्ड है, गांधीयन प्रिंसिपल है, और आर्टिकल नंबर 39A को इफेक्ट देने के लिए बेसिकली ये लाया गया है। ठीक है, स्टैट्यूटरी स्टेटस गिवन अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987। स्टैट्यूटरी स्टेटस की बात करते हैं तो इसको प्रोबेबली औपचारिक तौर पर कब अपनाया गया है, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत, जो कि 1987 में आया था। सबसे पहले कैंप जो है वो गुजरात में सेटअप करा गया था 1982
2 में। ये हो जाती है कुछ आपके सामने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो कि सीधे सीधे कहां से आ जाती है, लोक अदालत से आ सकती है। तो इट्स अ कंपोनेंट ऑफ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम। ये क्या है, एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम है फॉर डिलीवरिंग इनफॉर्मल, चीप एंड एक्सपीडिशियस जस्टिस टू कॉमन man by way of setting cases pending or which have not reached courts by negotiation, conciliation and human approach। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, कोर्ट का काम लो करने के लिए, कम करने के लिए इस बेसिक चीज को लाया जा रहा है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव सिस्टम प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। एक सिस्टम वो हो जाता है जिसमें आपको कोर्ट जाना पड़ता, कोर्ट में पेशियां लगानी पड़ती, हियरिंग होती, फिर एक बेसिकली अवार्ड आता या डिग्री आती। यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली ये क्या प्रोवाइड है, डिस्प्यूट रिजॉल्विंग सिस्टम, एक ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजॉल्विंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, जो कि याद देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो कि इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल है, ठीक है। मतलब यहां पे कोई भी फॉर्मल प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही, दोनों पार्टी को बिठाया जाता है, उनकी बातें सुनी जाती है और फाइनली एक डिसीजन दिया जाता है। साथ साथ यहां पे क्या मिलता है, एक्सपीडिशियस जस्टिस, मतलब जो पर्सन बातें सुनेगा और जो समझौता करवाएगा वो एक जस्टिस या एक बेसिकली कोर्ट का ही मेंबर होगा, जुडिशरी का ही पार्ट होगा, ठीक है। टू कॉमन मैन बाय वे ऑफ सेटलिंग केसेस पेंडिंग और विच हैव नॉट रीच कोर्ट्स बाय नेगोशिएशन। कैसे, क्या इनके बेसिकली मेथड्स क्या क्या है, नेगोशिएशन, कंसिलिएशन और ह्यूमन अप्रोच, ठीक है। ये इनके क्या हो जाते हैं, मेथड्स हो जाते हैं। इन मेथड से बेसिकली क्या करेंगे, ये केसेस को सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाती पूरी की पूरी कहानी, एक इंट्रोडक्शन छोटा सा किसके बारे में, लोक अदालत के बारे में। चलिए इसके और डिटेल में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट लोक अदालत। चलो ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो स्टेट और सेंट्रल लीगल अथॉरिटी में ऑर्गेनाइज इन सच इंटरवल्स एंड प्लेसेस इट में सीम, ठीक है। सेंट्रल और लीगल अथॉरिटी मतलब किसकी बात हो गई, हाई कोर्ट की बात हो गई और सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई, ठीक है। यही कर सकते, बेसिकली लोक अदालत लगवा सकते हैं। एंड एट प्लेसेस इट में सीम फिट, कहीं पे भी हो जो इनको समझ में आ रहा है कि भाई ठीक है ये पर्टिकुलर तालुका की दिक्कत है तो इस तालुका में लगा दी जाए, ये जिले के लेवल पे लगाई जाए, ये विलेज लेवल पे लगाई जाए, ये जो भी यहाँ पे भी लगानी है वो स्टेट और सेंट्रल लीगल अथॉरिटी ही डिसाइड करेगी, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर, क्या होगा, सर्विंग या रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स, इसलिए हम बोल रहे थे कि प्रॉपर जुडिशियल इनको सिस्टम पे जो है प्रॉपर तरीके से जजमेंट मिलता है। अदर स्पेसिफाइड बाय एजेंसी ऑर्गेनाइजिंग लोक अदालत, मतलब या तो अगर एजेंसी ऑर्गेनाइजिंग लोक अदालत का मतलब ये हो जाएगा, अगर हाई कोर्ट इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, अगर सुप्रीम कोर्ट इसको ऑर्गेनाइज कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट करेगा कि जो अदर मेंबर्स होंगे, जो अदर ऑफिसर्स होंगे इस स्पेस में कौन कौन बैठेगा। जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो जुरिस्डिक्शन में बात करते हैं केस पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट, कोई भी ऐसा केस जो पेंडिंग है कोर्ट के सामने में वो लोक अदालत में पेश करा जा सकता है। मैटर फॉलिंग विद इन द जुरिस्डिक्शन एंड नॉट कॉल्ड अपॉन बाय अ कोर्ट, कोई भी ऐसा मैटर आ जाता है जो कि कोर्ट इसको बुलाता नहीं है, सुओ मोटो नहीं लेता, ऐसा केस भी क्या है, हम लोक अदालत को रेफर कर सकते हैं। नो जुरिस्डिक्शन इन रिस्पेक्ट टू नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस, मतलब ऐसे केस जिनमें सेटलमेंट नहीं हो सकता, जो कि नॉन कंपाउंडेबल नेचर के हैं, ऐसे क्रिमिनल केसेस को ये नहीं ले सकता। तो एक ही हमको एक्सेप्शन या हमको एक डीमेरिट देखने को मिल जाता है, क्या, नो जुरिस्डिक्शन किसमें, क्रिमिनल केसेस में, ठीक है। सीधी सी बात है, क्रिमिनल केस नहीं ले रहा कंपाउंडेबल नॉन कंपाउंडेबल नेचर के, तो अगेन यहां पे क्या होगी, पावर ऑफ सिविल कोर्ट। समझ में आया? ऐसी चीजें हैं जो कि हमको बारीकियों देखनी पड़ेगी। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ जाए, व्हाट काइंड ऑफ पावर लोक अदालत हैज, ठीक है। ऑप्शन में अगर आपको मिल जाता है क्या, आपका क्रिमिनल हो गया, क्रिमिनल कोर्ट हो गया, सिविल कोर्ट हो गया, या बोथ ऑफ दिस हो गया, नन ऑफ दिस हो गया, तो हमको क्या करना है, सिविल नेचर का कोर्ट है ये, क्रिमिनल नेचर का कोर्ट बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, केस रिफर टू लोक अदालत इफ पार्टी एग्री टू सेटल इन लोक अदालत, ये भी जुरिस्डिक्शन, ये क्या है, बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करने में क्या क्या बेसिकली एक्सटेंड कैसे करा जा सकता है, अगर दोनों पार्टी एग्री हो जाती है कि भाई ठीक है हम लोक अदालत में क्या कर लेंगे, हमारा मैटर सेटल कर लेंगे। वन ऑफ द पार्टी मेक एप्लीकेशन टू कोर्ट टू रिफर इट टू लोक अदालत, मतलब कोई भी एक पार्टी बोल देती है कि भाई साहब ये जो है ना, ये आप किसको रेफर कर दो, लोक अदालत को रेफर कर दो, हम वहां जाके सेटल करेंगे। कोर्ट सेटिस्फाई मैटर टू बी टेकन ऑन कॉग्निजेंस ऑफ बाय लोक अदालत, मतलब अगेन कोर्ट क्या करेगा कि कोर्ट अपने आप में मान लेगा कि ठीक है ये अदालत, ये जो पर्टिकुलर केस है ये हम लोक अदालत को रेफर कर सकते हैं। पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट, अगेन ये देखो ये आ गया, पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट अंडर सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908। हमने बात करी थी सीआरपीसी के बारे में, हमने बात करी थी आईपीसी के बारे में, ये आ जाता है दूसरा सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, आईपीसी इंडियन पीनल कोड और फाइनली सिविल प्रोसीजर कोड 1908।
चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में। पावर टू स्पेसिफाई ओन प्रोसीजर एंड डिटरमाइन डिस्प्यूट कमिंग फॉरवर्ड्स, मतलब ये अपने खुद के प्रोसीजर और जो है पावर्स वो फंक्शंस की बात करते हैं वो खुद डिसाइड करेगा। प्रोसीडिंग डीम्ड टू बी ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो भी इसकी प्रोसीडिंग होगी वो क्या माना जाएगा, उसको एक जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा। हालांकि रहेगी इनफॉर्मली बट यस तरीके से उस जो भी प्रोसेसिंग जो भी मेथड जो भी अगेन स्पेसिफाई ओन प्रोसीजर वाली जो बात है, जो भी प्रोसीजर ये लोग स्पेसिफाई करते हैं उसको एज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग ही माना जाएगा। अवार्ड टू बी ऑफ अ डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट, जो भी इनका डिसीजन दिया जाएगा, जो भी अवार्ड दिया जाएगा वो किस डिक्री का होगा, एक सिविल कोर्ट के न्यायालय के द्वारा दिया गया जो डिसीजन है उसकी डिक्री का होगा। ठीक है, अवार्ड इज फाइनल एंड बाइंडिंग टू ऑल, दैट मींस आप इसके अवार्ड का उल्लंघन बिल्कुल नहीं कर सकते, कोई भी अपील नहीं होगी, कोई भी अपील नहीं करी जा सकती इसके डिसीजन के खिलाफ, बिकॉज यू आर ऑलरेडी विलिंग टू सेटल। आप सेटलमेंट करने आए हो और जब बेसिकली सेटलमेंट हो गया है, इसने अवार्ड दे दिया है, अपना डिक्री निकाल दी है, सब कुछ जुरिस्डिक्शन दे दिया है, उस केस में आप अगर उसको एग्री कर रहे हो, देखो यहां पे बाइंडिंग टू ऑल, दैट मीन्स अगर आप इस चीज का उल्लंघन करते हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली बात हो जाती है और इसके अगेंस्ट में कोई भी अपील नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखते हैं प्रोसीजरल क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी वाइल असेसिंग द केस, जो भी केस होता है उस पर प्रोसीजिंग जो होती है फ्लेक्सिबल कर दी जाती है। जिस टाइप का केस होता है अलग अलग डिग्री के अलग अलग अवार्ड के हिसाब से जो है गंभीरता को देखते हुए केस होता है, तो उसमें प्रोसीजर में जो होती है फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ होती है। ठीक है, डायरेक्ट इंटरैक्शन विद जज विच इज नॉट पॉसिबल इन रेगुलर कोर्ट, सीधा सीधा इंटरैक्शन जो होता है दो पार्टीज का जज के साथ होता है जो कि रेगुलर कोर्ट में पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये आ जाते हैं आपके क्या कुछ फीचर्स। एडवांटेजेस की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, किसके अकॉर्डिंग, कोई एक पर्टिकुलर संस्था नहीं, कोई ऐसा हवा में बात नहीं हो रही, लॉ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में ये बोला कि इसके एडवांटेजेस के बारे में कि ये लेस एक्सपेंसिव है, एक्सपेंसिव एज इन कोर्ट के खर्चे, ठीक है, इसमें कम है। इट इज स्पीडी, दैट मींस एक दिन में काफी मामले निपटाए जा सकते हैं। फ्री फ्रॉम टेक्निकलिटीज, जो भी प्रोसीजर जो इनके फॉर्मेलिटीज करने की बात होती है, जो भी टेक्निकलिटीज होती है, जो भी छोटी छोटी चीजें हो जाती हैं जो कि पूरी करना जो कि अनिवार्य हो जाता है, उससे फ्री हो जाते हैं, तो इसलिए दैट इज वाई ड्यू टू विच इट इज क्वाइट स्पीडी। पार्टी इज फ्री टू डिस्कस विदाउट फियर ऑफ डिस्क्लोजर बिफोर लॉ, लॉ के सामने कोई भी चीज जो है डिस्क्लोज करने से हम लोग सभी लोग क्या होते हैं संकोच करते हैं, नहीं तो पता चला यहाँ पे ये केस चल रहा था, उस हमने जो बयान दिया उसकी वजह से कोई दूसरा केस चल गया, तो इसलिए पार्टी जो होती है फ्री होती है डिस्कस करते टाइम बिफोर द लॉ। ठीक है, चलो, नो विन और लूज फीलिंग एंड एट सेम टाइम रिलेशनशिप इज रिस्टोर्ड, क्योंकि ये क्या है सेटलमेंट है, इसलिए कोई भी जीत और लूज की भावना यहां पे नहीं आती है, तो भावना नहीं आती तो ईर्ष्या नहीं आएगी और अल्टीमेटली फाइनली क्या होता है, जो एक रिलेशनशिप पुराना होता है वो रिस्टोर करने का चांस मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं परमानेंट लोक अदालत। अभी हमने एक सब कॉन्सेप्ट देखा था, फिर इसको बाद में परमानेंट बना दिया गया था। अगेन सर्विस लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 को 2002 में अमेंड करते हैं, ठीक है, विच प्रोवाइड्स द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ परमानेंट लोक अदालत, मतलब अब लोक अदालत क्या होगी, परमानेंटली एस्टैब्लिश करी जाएगी। चलो, रीजन टू अडॉप्ट, अगेन टू इन्फोर्स आर्टिकल नंबर 39A, ठीक है, सिक्योरिंग जस्टिस एंड नॉट डिनाइड जस्टिस बाय द रीजन ऑफ डिसेबिलिटी एंड प्रमोट जस्टिस ऑन द इक्वल अपॉर्चुनिटीज, जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए ही बेसिकली क्या होता है 39A लिया जाता है, जिसमें हम बोलते हैं कि सबको जस्टिस मिलना चाहिए, कोई भी जस्टिस के, क्योंकि सोशल डिस्पैरिटी की वजह से या सोशल डिसेबिलिटी की वजह से कोई भी इंसान को ये नहीं होना चाहिए कि उसको जस्टिस नहीं मिल पाया, तो उसको इन्फोर्स करने के लिए, उसको लेकर आने के लिए क्या होता है, आर्टिकल 39A को इन्फोर्स करने के लिए हमने परमानेंट लोक अदालत को अडॉप्ट करा है। प्रूवन इफेक्टिव इन रिजॉल्विंग डिस्प्यूट इन स्पिरिट ऑफ कंसिलिएशन, मतलब आपस में समझौते के स्पिरिट में तुमको देखते हुए ये काफी इफेक्टिव प्रूफ हुआ है। मेजर ड्रॉबैक इज द डिले इफ द पार्टीज डू नॉट कम टू एन एग्रीमेंट, इफ लोक अदालत गिवन दिस पावर प्रॉब्लम कैन बी टैकल्ड। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आ जाती है, ड्रॉबैक जो है इस चीज का, अगेन मैंने जब अपने इसके फीचर्स के बारे में हम देख रहे थे कि तो क्या होता है, जो भी डिसीजन लिया जाता है वो दोनों पार्टीज एग्री होंगी तभी डिसीजन लिया जाएगा। अगर एक पार्टी जो है वो डिनाई कर देती कि नहीं भाई साहब हमको ये डिसीजन बिल्कुल सही नहीं लग रहा, हम इसको बिल्कुल खिलाफ हैं, उस केस में यहाँ पे क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। तो अगर इस चीज को रिजॉल्व करने का भी पावर अगर लोक अदालत को दे दिया जाए तो ये काफी स्पीडी प्रोसीजर हो जाएगा। Provide justice urgently even at a pre-litigation stage, resulting in reducing workload of the regular court। सीधी सी कहानी है भाई साहब, पेंडिंग कोर्ट अगर पेंडिंग केसेस अगर सॉल्व हो रहे हैं, हट रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वर्कलोड जो है काफी कम रिड्यूस हो जाता है, किस पे, रेगुलर कोर्ट्स पे। चलिए फीचर्स के बारे में बात करते हैं। इसमें एक चेयरपर्सन होता है जो कि करंट या रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज होगा, ठीक है, या एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हो सकता है, ठीक है, या फिर उसके ऊपर का रैंक ऑफ
जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, एंड सच अदर पर्संस हैविंग एक्सपीरियंस इन पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन इन वन और मोर पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज, अगेन कोई भी सर्विसेज जो पब्लिक दे रही है तो एक सर्विस या कोई अन्य सर्विस में भी जुरिस्डिक्शन इसका हो सकता है। पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन अप टू 10 लाख, मतलब फाइन लगाने की इनके जुरिस्डिक्शन कितना है, 10 लाख तक का फाइन लगा सकते हैं। एंड मे बी इंक्रीज्ड, कैन नॉट लिसन टू क्रिमिनल केसेस, बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है क्योंकि सिविल नेचर का कोर्ट है, क्रिमिनल केस बिल्कुल भी हियर नहीं करेगा। बिफोर गोइंग टू कोर्ट पार्टी में मेक एप्लीकेशन फॉर इट, लोक अदालत पहुंचने से पहले पार्टी एप्लीकेशन लगा सकती है कि हमारा कोर्ट आप क्या कर सकते हैं, प्लीज लोक अदालत को रेफर कर दीजिए ताकि स्पीडी जो है वो पूरी की पूरी चीजें हो जाए। परमानेंट लोक अदालत शैल फॉर्मुलेट टर्म्स ऑफ सेटलमेंट इन केस ऑफ सेटलमेंट, अगर सेटलमेंट होता है जो टर्म्स रहेगी सेटलमेंट की वो कौन फॉर्मुलेट करेगा, तो ये है हमारा परमानेंट लोक अदालत। एवरी अवार्ड मेड फाइनल एंड बाइंडिंग, ये अपन ने उस फीचर्स में भी देख लिया था कि जो भी अवार्ड आता है वो क्या होता है, फाइनल होता है और बाइंडिंग होता है। फैमिली कोर्ट, नेक्स्ट अगर इनोवेशन की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है फैमिली कोर्ट। नाम से समझ में आता है जितने भी फैमिली से रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं वो कौन देखेगा, तो यही फैमिली कोर्ट देखेगा। एस्टैब्लिश अंडर फैमिली कोर्ट एक्ट 1984, किस एक्ट के अंदर एस्टैब्लिश करा जाता है, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 में, टू प्रमोट कंसिलिएशन एंड सिक्योर स्पीडी सेटलमेंट रिलेटिंग टू मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स। कौन से मैटर आ गए, मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स को स्पीडी तरीके से, कंसिलिएशन के तरीके से निपटाने की, और बेसिकली हमको क्या देखते हैं, फैमिली कोर्ट के बारे में देखने को मिल जाता है। चलिए, रीजन टू अडॉप्ट, वेरियस प्रेशर ग्रुप्स अर्ज टू सेट अप अ फास्ट ट्रैक कोर्ट विच एम्फसाइज इज लेड ऑन कंसिलिएशन, अचीविंग सोशली डिजायरेबल रिजल्ट एंड अडियरेंस ऑफ रिजिड रूल्स इज एलिमिनेटेड। सीधी सी कहानी है भाई साहब, जैसे मान लीजिए डिवोर्स का केस आता है तो कई सारे प्रेशर ग्रुप्स ने ये अप्रोच करा था, सुप्रीम कोर्ट को प्रेशर बनाया था कि एक ऐसा फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए जिसमें डिसीजन बहुत ही सुपीरियर तरीके से, अच्छे तरीके से जल्दी लिए जा सकें। किस मामले में, भाई फैमिली और फैमिली मैरिजेस से रिलेटेड, जो कि कैसे हो, लेड ऑन कंसिलिएशन हो, आपस में समझौते के बेसिस पे हो, अचीविंग सोशली डिजायरेबल रिजल्ट, कि भाई ऐसा नहीं हो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के साथ बहुत ही सोशली क्या कर दिया जाए, डिस्क्रिमिनेशन कर दिया जाए कि नहीं यार ये अगर पति और पत्नी डिवोर्स ले रहे हैं तो पत्नी के हक में दे दिया या पति के ही हक में दे दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एंड अडेरेंस ऑफ रिजिड रूल्स इज एलिमिनेटेड, मतलब बेसिकली तरीके से जितने भी सोशल रूल्स हैं, जो रिजिडिटी है, उनको तोड़ सके। लॉ कमीशन इन इज 59th रिपोर्ट, ठीक है, स्ट्रेस टू अडॉप्ट अप्रोच रेडिकली डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी सिविल प्रोसीडिंग। फैमिली और मैरिजेस से रिलेटेड जो चीजें हैं, ठीक है, इसके टैकल करने के लिए भी हमको क्या होना चाहिए, इनोवेशन लाना चाहिए, एक अलग जो प्रोसीजर्स है, क्योंकि ये चीजें क्या होती है, काफी इमोशनल हो जाती हैं, काफी सेंटिमेंटल में आ जाती हैं। इसलिए जो नॉर्मल प्रोसीडिंग है, जो रैशनल प्रोसीडिंग है, उसको कहीं ना कहीं हमको क्या करना था, थोड़ा कम करना था, और हमको एक नया ऐसा प्रोसीजर चाहिए था जो कि क्या कर सके, इन स्पेशली ऐसे केसेस को क्या कर सके, डील कर सके। चलिए, नीड वॉज फेल्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट फॉर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ फैमिली डिस्प्यूट। नीड क्या थी उस टाइम पे, एक ऐसा कोर्ट बनाने की थी जो कि फैमिली डिस्प्यूट्स को स्पीडीली सेटल कर सके। चलिए, फीचर्स के बारे में बात करते हैं। एस्टैब्लिश बाय स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, कौन एस्टैब्लिश करेगा, इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट करेगी। और लोक अदालत की बात करते थे तो उसको कौन करेगा, जुडिशियल अथॉरिटी, ठीक है, उसको जुडिशियल अथॉरिटी करेगी। ऑब्लिगेटरी टू सेट अप इन प्लेसेस विद पॉपुलेशन एक्सीडिंग 1 मिलियन, अगर 10 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है तो वहां पे एक मैंडेटरीली क्या होना चाहिए, आपका एक प्रॉपर फैमिली कोर्ट होना चाहिए। जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो मैट्रिमोनियल रिलीफ, जुडिशियल सेपरेशन एंड वैलिडिटी ऑफ मैरिज, ठीक है, इस केसेस के बारे में सुनवाई होगी। प्रॉपर्टी ऑफ स्पाउस ऑफ आइदर ऑफ देम, अगेन प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो उसके मामले में होगी। डिक्लेरेशन ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ अ पर्सन, कोई एक पर्सन की वैधता, जैसे कि मान लीजिए भाई एक कोई लड़का आ जाता है, कहना आप मेरे पिताजी हैं, आपका नाम हमको मिलना चाहिए। कई बार ऐसा होता था कि भाई जिनके फादर्स छोड़ के चले जाया करते थे या कुछ ऐसी कई चीजें हो जाती, तो डिक्लेरेशन ऑफ लेजिटिमिटी ऑफ पर्सन की हाँ यही इंसान इसका बेटा है, अगेन इसमें डीएनए टेस्ट होता है, कई सारी चीजें हो जाती हैं। गार्डियनशिप ऑफ अ पर्सन और कस्टडी ऑफ माइनर, मान लीजिए कि दो माँ बाप सेपरेट, दो पेरेंट्स अब सेपरेट हो रहे हैं, तो बच्चे की गार्डियनशिप और बच्चे की जो आपका कस्टडी रहेगी वो किसके पास होगी, वो भी कौन सुनेगा, यही फैमिली कोर्ट सुनेगा। मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पेरेंट्स एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि मान लीजिए अगर कोई बेटा अपने माँ बाप को बाहर निकाल देता है तो माँ बाप भी फैमिली कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं, आप कोर्ट के तरीके से, कोर्ट के फैसले के थ्रू आप क्या करिए, हमको एटलीस्ट कुछ ऐसा पैसा दिलवाइए ताकि हम हमारा टेक केयर कर सकें, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स भी किस में आ जाता है, मैटर भी आपके फैमिली कोर्ट में ही आ जाता है।
चलिए, ऑब्लिगेटरी टू फैमिली कोर्ट फॉर रिकंसाइलिंग और सेटलमेंट इन फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब सीधी सी कहानी, बिना पहले मतलब अवार्ड देने से पहले, डिसीजन देने से पहले क्या होगा, ये चाहेगी फैमिली कोर्ट की सबसे पहले सेटलमेंट हो। अगर सेटलमेंट हो जाता तो बहुत ही अच्छी बात है, घर टूटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन केस सेटलमेंट नहीं हो पाता तो देन ऑफ कोर्स हमको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक ऑर्डर देना पड़ेगा। पार्टी इज नॉट एंटाइटल्ड राइट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर, कोर्ट में सीक एमिकस क्यूरी। ठीक है, कोर्ट अपने आप में क्या कर सकता है, प्रैक्टिशनर को हटा के डायरेक्ट बात कर सकता है, एमिकस क्यूरी का प्रोसीजर जो है वो उसको यूज कर सकता है। सिंप्लीफाइज रूल्स एंड प्रोसीडिंग फॉर इफेक्टिव सोल्यूशन और सेटलमेंट, सिंपल रूल्स हो जाते हैं, सिंपल। अगेन जो लोग अदालत में अडॉप्ट हुआ था कि अलग अलग केसेस के हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी आती है, वो यहाँ पे भी आती है। प्रोवाइड्स वन राइट, ठीक है, टू अपील, मतलब सिर्फ एक ही चांस मिलेगा टू अपील इन हाई कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ फैमिली कोर्ट, सिर्फ एक आपको चांस मिलेगा। अब अगर हाई कोर्ट भी सेम डिसीजन देता है, डिफरेंट डिसीजन देता है, जो भी है, तो अब उस डिसीजन के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल नहीं जा सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। तो सिर्फ एक चांस ऐसा आ जाता है जो कि आपको मिल जाता है किसमें, हाई कोर्ट में। चलिए, ग्राम न्यायालय अगेन एक नया इनोवेशन है, ग्रास रूट लेवल पे जाने के लिए इनोवेशन है। क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं, सेशन कोर्ट की बात करते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये बड़ी बड़े शहरों में है, बड़ी बड़ी जगहों पे, ठीक है। बट हमारे यहाँ पे जो गांव है, हमारे आधा जो अपना पूरा का पूरा इंडिया है, वो कहाँ बसता है, गांव में बसता है। तो इसलिए हम लोग लेकर आए हैं क्या, ग्राम न्यायालय, एक ऐसा न्यायालय जो कि कहाँ जाएगा, गांव में जाएगा, लोग गांव के बाहर नहीं आएंगे, ये न्यायालय खुद गांव में जाएगा, एक टाइप का मोबाइल कोर्ट है, ठीक है। और वहां पे ग्रास रूट लेवल पे क्या करेगा, ये डिसीजन देने की और जुडिशियरी की जो प्रोसीजर, जस्टिस प्रोवाइड करने का काम करेगा। एस्टैब्लिश अंडर ग्राम न्यायालय एक्ट 2008, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के अंदर स्टैब्लिश होता है टू प्रोवाइड ग्रास रूट लेवल ऑफ प्रोवाइडिंग जस्टिस एट डोर स्टेप सो दैट जस्टिस इज नॉट डिनाइड ड्यू टू एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी। अगेन सोशल डिसेबिलिटी की बात हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि जो बेचारा पर्सन डिफरेंटली एबल्ड है वो उसको जस्टिस नहीं मिल रहा, सोशल डिसेबिलिटी की बात होती है। रीजन की बात करें तो एक्सेस टू जस्टिस वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम ऑल्सो इन्फोर्स आर्टिकल नंबर 39A। अगेन 39A क्या बोलता है कि भाई सब कोई भी ऐसा पर्सन है उसको ये इस बेसिस पे जस्टिस जो है डिनाई नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सोशली डिसेबल्ड है। टू स्ट्रेंथन द जुडिशियल सिस्टम एंड इट्स रीच, जो अगेन उसकी जुडिशरी की जुरिस्डिक्शन बढ़ाने के लिए, उसका रीच बढ़ाने के लिए। इनकॉर्पोरेट अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, जो अभी हमने दो और देखे, फैमिली कोर्ट हो गया आपका और लोक अदालत हो गया। लॉ कमीशन इन इट्स 114th रिपोर्ट suggested justice provided at speedy, inexpensive and substantial justice is always provided. Justice to poor at doorstep, again ग्रास रूट लेवल तक, पूरे नीचे तक जाने के लिए ये बेसिकली ग्राम न्यायालय लेकर आ जाता है। फीचर्स के बारे में बात करते हैं तो कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, कोर्ट ऑफ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ये हमने बात करो सबऑर्डिनेट कोर्ट की, जब हमने सीरीज पढ़ी थी पार्ट 2 में तो हमने इनकी बात करी थी, जज साहब की बात करी थी। अपॉइंटेड बाय स्टेट विच इन कंसल्टेड विद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट का कंसल्ट करा जाएगा और स्टेट अपॉइंट करेगा। एस्टैब्लिश्ड एट इंटरमीडिएट लेवल, इंटरमीडिएट लेवल का मतलब होता है बीच का, दैट मीन्स ना सीधा गांव ना सीधा जिला, गांव और जिला के बीच में ब्लॉक लेवल पे स्टैब्लिश होता है, ठीक है। फॉर वन ग्रुप ऑफ पंचायत या वन ग्रुप ऑफ पंचायत के लिए अडॉप्ट होता है, ठीक है। न्याय अधिकारी जो होगा वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोला जाएगा, उसको नेचर कैसा होगा, ये मोबाइल कोर्ट होगा, दैट मीन्स ये लोगों के पास जाएगा, ठीक है, ठीक है। हैविंग पावर ऑफ बोथ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर, इसके पास क्या पावर है, बोथ सिविल एंड क्रिमिनल नेचर की है। ज्यादातर जो विलेज के केसेस होते हैं उनको ये रिजॉल्व करने के लिए काम आता है, जस्टिस को डोर स्टेप और ग्रास रूट लेवल पे प्रोवाइड करने के काम आ जाता है। shall try cases in the first and second schedule of the act, power with the center and state to amend the act। जो हमने एक्ट की बात करी थी, ग्राम न्यायालय एक्ट 2008, ठीक है, उसके शेड्यूल 1 और 2 के हिसाब से बेसिकली प्रोसीजर जो है वो फॉलो करा जाएगा। और इस एक्ट को अमेंड करने का क्या बोलते हैं, पावर किसके पास होगा, तो स्टेट के पास होगा, ठीक है, स्टेट के पास ही पावर होगा उस एक्ट को अमेंड करने का। जजमेंट इन ऑर्डर टू बी अ डिक्री एंड टू बी अवॉइड डिले, फॉलो अप समरी प्रोसीजर इज आल्सो अप्लाइड, ठीक है। मतलब अगेन डिक्री होगी, जो भी अवार्ड आता है, जो भी डिसीजन जजमेंट आता है वो एक डिक्री के बेसिस पे उसको फॉलो करा जाएगा। और साथ साथ हम फॉलो अप समरी प्रोसीजर भी लेंगे कि जो हमने डिसीजन दिया था क्या वो गांव में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज भी क्या हो गई, प्रॉपर फॉलो अप लिया जाएगा। अपील लाई इन सेशन कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर इसके अगेंस्ट आप अपील करना चाहते हैं तो सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप पहले जाएंगे, सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आप कहां जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। चलिए, ट्रिब्यूनल्स की बात करते हैं तो हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 1976 में क्या आ जाता है, ट्रिब्यूनल की बात आ जाती है, ठीक है। और ये स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे बनाया जाता है।
किसके रिकमेंडेशन में बनाया जाता है? तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन में बनाया जाता है। ठीक है, नया पार्ट आता है इसमें क्या 14A जोड़ा जाता है, क्या ट्रिब्यूनल्स को कंसल्टिंग ऑफ। ठीक है, आर्टिकल नंबर 323 जोड़ा जाता है, इसमें अमेंडमेंट करा जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं। और 323B में क्या बात होती है? ट्रिब्यूनल्स फॉर अदर मैटर। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 323 इससे रिलेटेड है, दो पार्ट है, ए और बी। ए क्या बोल रहा है? सीधा सीधा एडमिनिस्ट्रेशन के पर्पस से ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन होते हैं उसमें अगर कोई डिस्प्यूट रिजॉल्व करना होता है तो वही एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल देखेगा। और कोई ऐसा अलग मैटर है तो अगेन आर्टिकल 32B क्या देता है? पावर देता है किसको? सेंटर को, पार्लियामेंट को, या बेसिकली आप कह लीजिए कि नए ट्रिब्यूनल बनाने का अलग अलग मैटर्स के बेसिस पे। चलिए, ये था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आता है 1976 में। चलिए, आर्टिकल 323A देखते हैं। एस्टैब्लिश बाय पार्लियामेंट, ठीक है, एस्टैब्लिश बाय पार्लियामेंट फॉर एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू रिक्रूटमेंट। ठीक है, जजमेंट के लिए डिस्प्यूट रिलेटिंग टू रिक्रूटमेंट एंड ऑफ सेंटर, स्टेट, लोकल बॉडीज एंड अदर पब्लिक अथॉरिटीज। मतलब सीधी सीधी सरकारी नौकरी जो है वो उसके डिस्प्यूट रिगार्डिंग कौन रहेगा? आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। इनेबल्स पार्लियामेंट टू टेक आउट मैटर्स फ्रॉम कोर्ट एंड प्लेस बिफोर ट्रिब्यूनल। अगेन वही कोर्ट से बिफोर लाके आप ट्रिब्यूनल के सामने रख दीजिए, क्या होगा? वर्कलोड कम होगा, स्पीडी प्रोसीजर आ सकती है। ये सब चीजों के लिए बेसिकली क्या है? ट्रिब्यूनल एस्टैब्लिश करे गए थे। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, सेटअप इन 1985। प्रिंसिपल बेंच कहां बैठती है? दिल्ली में बैठती है इसकी। ठीक है, तो CATA जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन की बात करते हैं तो वो रिक्रूटमेंट और सर्विस मैटर्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सिविल सर्विस, पोस्ट अंडर सेंटर एंड सिविलियन एम्प्लॉयज ऑफ डिफेंस सर्विसेज, इनके मैटर के बारे में बात करेगा। रिक्रूटमेंट और सर्विस की कंडीशन के बारे में ही अगर कोई डिस्प्यूट आता है, कुछ प्रॉब्लम आती है तो उसको कौन करेगा? CAT देखेगा, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल देखेगा। कब सेटअप होता है? 1985 में होता है। प्रिंसिपल बेंच कहां बैठती है इसकी? तो दिल्ली में बैठती है। प्रिंसिपल बेंच का मतलब ये इसका प्रॉपर हेड ऑफिस। चलिए, मल्टी मेंबर बॉडी है, एक चेयरमैन होता है, 65 सैंक्शन मेंबर्स हैं। ठीक है, 65 क्या है? सैंक्शन मेंबर्स हैं, दैट मींस 65 मेंबर्स तक हो सकते हैं, जिनकी मैक्सिमम एज कितनी होगी? 62 तक होगी। चेयरपर्सन कितनी एज तक जा सकता है? 65 तक की एज तक जा सकता है। ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रीम। ये जो 65 सैंक्शन लोग हैं ये जुडिशरी और एडमिनिस्ट्रेशन से सामने आएंगे। अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब करेंगे। टर्म कितना होगा? तो 5 साल का इनका टर्म होगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्टिंग कमिटी। सिलेक्टिंग कमिटी में कौन होगा? सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, नॉमिनेटेड बाय CJI। CJI क्या करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का करेंगे। ऐसे सीनियर जजेस को अपॉइंट करेंगे, रिकमेंड करेंगे, जो कि कमिटी में होंगे। किसके? अपॉइंटमेंट कमिटी में। किसकी? आपके CAT की, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की। अपॉइंटमेंट मेड आफ्टर अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट। मतलब कैबिनेट भी इस चीज को अप्रूव करेगी और उसके बाद ही क्या होगा? प्रॉपर तरीके से उनका अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, 65 सैंक्शन मेंबर्स एंड दैट मींस मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं? 65 हो सकते हैं। ठीक है, उससे कम भी हो सकते हैं बट 65 से ज्यादा नहीं हो सकते। CAT नॉट बाउंड बाय सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ 1908 गाइडेड बाय नेचुरल जस्टिस। मतलब ये सिविल प्रोसीजर कोड से क्या है? बाउंड नहीं है, उसको प्रोसीजर फॉलो करना इसके लिए जरूरी नहीं है। नेचुरल जस्टिस के बेसिस पे क्या करेगा? ये डिसीजन देगा। अपील्स मेड इन सुप्रीम कोर्ट ओनली। इसके अगेंस्ट अगर अपील करनी है तो सिर्फ आप कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हो। आफ्टर चंद्र कुमार केस इट मे लाई बिफोर द डिविजनल बेंच ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न। मतलब आप क्या कर सकते हो? चंद्र कुमार केस के बाद अब आप क्या कर सकते हो? अपील कहां कर सकते हो? हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच पे भी अपील कर सकते हो। चलो, डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 323A और 323B। अगेन ए की बात आती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल और बी में अदर मैटर्स। ठीक है, ए प्रोवाइड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल फॉर पब्लिक सर्विस मैटर ओनली। ठीक है, वेयर एज बी कंप्राइज अदर मैटर्स। ये पहला डिफरेंस आ गया। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स अंडर ए कैन एस्टैब्लिश ओनली बाय पार्लियामेंट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कौन एस्टैब्लिश करेगा? पार्लियामेंट ही करेगा, एंड स्टेट लेजिस्लेचर बोथ। ठीक है, 323A, one tribunal for center, one for each state, or joint tribunal can be established, means no hierarchy. Tribunals under B can have hierarchy. ये आ जाता है आपके क्या बेसिक डिफरेंसेस किसके बीच में? आर्टिकल 323A जो कि किसकी बात करता है? एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करता है, और 323B जो कि ट्रिब्यूनल्स ऑन अदर मैटर के बारे में बात करता है।
तो ये था पूरा का पूरा जुडिशरी के इनोवेशंस के बारे में हमने बात करी थी, प्रोसीजर के इनोवेशंस के बारे में हमने बात करी थी, लुकास टांडाई, PIL, PN भगवती साहब के बारे में बात करी थी, सब चीजें देखी थी। साथ साथ अब हमने इनोवेशन इन जुडिशरी मतलब ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिजॉल्विंग सिस्टम भी हमने देख लिया, ग्राम न्यायालय देख लिया, हमने फैमिली कोर्ट देख लिया, हमने लोक अदालत देख लिया। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ इन केस इफ यू वांट टू सी दिस वीडियो अगेन, दो ऑप्शंस है, या तो यूट्यूब पे जाओ या फिर साथ साथ हमारे साथ कहां आओ, हमारी नई वेबसाइट magnetbrains.com पे। आई नो यूट्यूब पे जाके सर्च करने में कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है, बहुत सारे फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं, प्लेलिस्ट ढूंढनी पड़ती है, उसमें से फिर स्क्रॉल करके वीडियो ढूंढो, कई झंझट है। मैं सिंपल सोल्यूशन बताता हूँ, सीधा कहाँ हुआ, magnetbrains.com पे, ठीक है। जैसे ही एंटर दबाओगे आपके सामने साइट खुल जाएगी, कुछ नहीं करना है, सीधा स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ पे देखो पूरे के पूरे आपको क्या मिल जाएंगे, लिस्ट मिल जाएगी। CUET, आपके CBSE के कोर्स, ओलंपियाड, नीट, JEE, सब चीज आपको यहाँ पे मिलेगी। मैं फिलहाल कहाँ मिलूंगा, मैं ओलंपियाड में मिलूंगा। तो जैसे ओलंपियाड पे क्लिक करोगे, ध्यान देना, यहाँ पे जो क्लास 10th है ना, वो बाय डिफॉल्ट खुली हुई रहेगी। आपको क्या करना है, क्लास 9th पे जाना है। जैसे ही क्लास 10 के टैब पे क्लिक करोगे, आपके जितने टीचर्स हैं जो कि आपको ओलंपियाड के वेरियस सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, सब अपना अपना वॉच नाउ का बटन ले आएंगे। जैसे ही इस पे वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, एक नया पेज खुलेगा जो कि आपको कोर्स की यहाँ पे डिटेल देगा। कोर्स की क्या देगा, डिटेल देगा। तो इस कोर्स डिटेल को पढ़ने के बाद आप क्या कर सकते हो, स्क्रॉल डाउन कर सकते हो और यहाँ पे देखो पूरी की पूरी वॉच ऑल वीडियो आ गया, पूरी की पूरी लिस्ट आ गई, सीक्वेंशियल वाइज, चैप्टर वाइज क्या होगी, पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी वीडियोस की। प्लस पे क्लिक करोगे, अगेन एक छोटा सा ऐसा ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा जिसमें अगेन डिटेल्स दी होती है, डिफरेंट वीडियोस, वॉच नाउ, टाइम, सब कुछ मिल जाता है। जैसे इस वॉच नाउ पे क्लिक करोगे या फिर इस बेसिकली टॉपिक पे क्लिक करोगे, आपके सामने यूट्यूब प्लेयर वहीं खुल जाएगा। मतलब आपको YouTube पे रिडायरेक्ट नहीं करा जाएगा, कोई लिंक कॉपी पेस्ट करने के लिए नहीं दी जाएगी, सीधे सीधे YouTube प्लेयर विद सेम फंक्शनलिटी आपके वहीं स्क्रीन पे खुल जाएगा, है ना अमेजिंग। तो ये हमारी छोटी सी पहल थी आपके एजुकेशन को और एक्सेसिबल बनाने के लिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और दबा के शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, पीयर ग्रुप्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।